2024 में मोतीलाल ओसवाल एएमसी वन ऑफ द बेस्ट एएमसी निकल करके आई और हर कैटेगरी में इसके म्यूचुअल फंड ने बीट करा। और वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल का निकला वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस समय पे मार्केट में इतनी ज्यादा गिरावट होने के बावजूद भी जो मोतीलाल ओसवाल है उसने एक साल में 21.75% के रिटर्न दिए हैं। 3 इयर्स के अंदर 28.81% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं और लाइव सीएजीआर में 23.83% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। और ये रिटर्न्स इतनी ज्यादा गिरावट के बाद आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गेम है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है 2025 में, क्योंकि अब जो मोतीलाल ओसवाल है वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा गिर रहा है। सो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलता है कि क्या आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में 2025 में भी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। और जो आंसर है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि मैं इस समय पे ये बताने वाला हूं कि कुछ लोगों को डेफिनेटली मोतीलाल ओसवाल से एग्जिट कर जाना चाहिए। सो अगर आप एक ऐसे रिटेल इन्वेस्टर हो जिसने मोतीलाल ओसवाल के किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है कि आपको इन्वेस्टेड रहना है या फिर नहीं। प्रो एंड कॉन्स दोनों आपको समझने पड़ेंगे, इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ये वीडियो पूरी देखना, इससे आपकी काफी हेल्प होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो। मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसको कहते हैं QGLP। ये इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफे है। अगर आप इस फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करोगे सो Q स्टैंड करता है क्वालिटी के लिए, G से ग्रोथ आती है, L से लॉन्जेविटी आती है और P से प्राइस आता है। और इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जब ये सारे के सारे पैरामीटर्स कंप्लीट हो जाते हैं तब मोतीलाल ओसवाल के एएमसी के अंदर जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो स्टॉक्स को पिक करते हैं। जिस भी स्टॉक के अंदर ये सारे पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं वही स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल के एएमसी में दिखते हैं। इसको भी हम आगे जाकर के इन डेप्थ में देखने वाले हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये तगड़ा फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी ये मोतीलाल ओसवाल के सारे स्टॉक्स के ऊपर एक ग्रहण क्यों छा चुका है। क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो इसकी गिरावट समझ पाओगे और इन्वेस्टेड रहना या नहीं रहना ये भी समझ पाओगे। सो इसकी शुरुआत होती है नवंबर मंथ से। नवंबर के अंदर जो जोमेटो है वो अपना QIP लेकर के आता है जिसके अंदर वो 8,500 करोड़ रेस करना चाहते हैं। उसी में मोतीलाल ओसवाल एएमसी 1,700 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में सबसे बड़ा इन्वेस्टर बनता है जोमेटो कंपनी के अंदर। अभी जो जोमेटो है ये तगड़ी कंपनी है, यह हाई ग्रोथ कंपनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी जब QIP लॉन्च किया गया उस समय पे जो PE था समवेयर अराउंड 32 के आसपास दिख रहा है और 32 का PE जो होता है वो एक्सपेंसिव PE में कंसिडर किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद जो मोतीलाल ओसवाल एएमसी है उसने इस QIP के अंदर इन्वेस्ट किया, तो जिस वजह से जो वैल्यूएशंस थे मोतीलाल ओसवाल के सारे म्यूचुअल फंड्स के वो स्लोली स्टेडली बढ़ गए, क्योंकि ये उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे थे जिन कंपनी की जो वैल्यूएशंस थी वो थोड़ी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन यहां तक भी बात समझ आ रही थी क्योंकि जो ग्रोथ कंपनी है उनके जो वैल्यूएशंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली हाई हो ही जाते हैं, बिकॉज वहां पे टेलविंड ज्यादा होता है। लेकिन चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। हाई ग्रोथ कंपनी हाई पी पे तो कंसीडर कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद आती है इनके ऊपर ग्रहण की दशा, जिस वजह से एक न्यूज वायरल होना शुरू हो जाती है। उस न्यूज के अंदर बताया गया था कि मोतीलाल ओसवाल के फंड मैनेजर को ब्राइबरी दी गई थी कल्याण ज्वेलर्स शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट के अंदर बाहर आती है जो कल्याण ज्वेलर का स्टॉक है वो दे दनादन 8% के आसपास लोअर सर्किट मारता है। और इसके बाद जो इश्यू होता है वो मोतीलाल के अंदर शुरू हो जाता है, क्योंकि जब मोतीलाल ओसवाल का पोर्टफोलियो चेक करोगे तो कल्याण ज्वेलर्स करीब करीब 10% है पूरे AUM का, और 10% अगर AUM का 40% गिर जाए तो आप ये मानो अगर आपने 10 लाख रुपए डाले हैं तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख रुपए आपके गायब हो चुके हैं और 5 लाख रुपए आप लॉस में आ चुके हो। तो 50% के आसपास यहाँ पे जो करेक्शन था वो कल्याण ज्वेलर्स के अंदर दिख रहा था। इसको मैं आगे जाकर के आपको इन डेप्थ में भी दिखाने वाला हूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो नवंबर है उस मंथ के बाद से मोतीलाल ओसवाल एएमसी के लिए ही जो ग्रहण है उनके थोड़े से सही नहीं चल रहे हैं। अब हम मूव करने वाले हैं पोर्टफोलियो की साइड और देखते हैं मोतीलाल ओसवाल का जनवरी का पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है, क्योंकि वही लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फायर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है और रिसेंटली ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अपनी MTF सर्विस के लिए। सो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपके लिए जो MTF सर्विस है ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अब मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ ऐप का। सो फायर्स की ऐप पे आपको प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे MTF फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है फायर्स की साइड से कि आपको अप टू 4x का लेवरेज देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ 1500 प्लस स्टॉक्स के अंदर ये सारे लेवरेज आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ कौन से स्टॉक्स में कितना लेवरेज है ये सारी की सारी चीजें आपको स्टॉक के नाम के आगे यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे टाटा गोल्ड इक्विटी के अंदर 3.7x का लेवरेज देखने को मिलता है।
अगर आप यहाँ पे बाय बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो मार्जिन ट्रेडिंग है ये हमने सिलेक्ट करी हुई है, जहाँ पे आपको 4x का मार्जिन मिल रहा है। इस इक्विटी को खरीदने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 2.30 रुपीज पे करने हैं। बाकी का जो भी पैसा है वो फायर्स आपके बिहाफ पे देगा, क्योंकि इस इक्विटी पे 3.7% का लेवरेज आपको दिख रहा है। अब MTF को यूज करके जो भी इक्विटी आप खरीदने वाले हो, चाहे तो आप उसको 10 दिन के लिए रखो, चाहे आप पूरे साल के लिए, उसके लिए जो फायर्स है वो आपसे छोटी सी फीस चार्ज करता है, जो कि है 0.0493% के आसपास। अब ये जो फीस है ये आपकी पर डे के हिसाब से चार्ज होती है, तो जितना आप होल्ड करोगे उतनी फीस ये आपसे चार्ज करने वाले हैं। और यहाँ पे मजेदार बात ये है कि फायर्स के ऊपर अप टू 25 लाख रुपीस के आसपास आप MTF पे ट्रेड कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये जो ऐप है काफी ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ऑल वाले सेगमेंट में आपको सारी इक्विटी दिखेगी, और MTF का यूज करके जो भी इक्विटी आपने बाय करी होगी वो आपको MTF वाले सेगमेंट में दिख जाएगी। ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपकी सेफ्टी का भी इसके अंदर काफी ज्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पे जैसे एग्जिट ऑल नाम का एक फीचर है, और एग्जिट ऑल फीचर का यूज करके आप अपने एग्जिट को अच्छे से प्लान कर सकते हो। जब आप फायर्स की वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई लोअर कॉस्ट है और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, जीरो ब्रोकरेज आपसे लेने वाले हैं ये म्यूचुअल फंड IPO, और मैक्सिमम जो पैसे ये चार्ज करते हैं इक्विटी और फ्यूचर इन ऑप्शन पे वो आपको 20 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ जो AMC है वो आपको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाली है, और लोएस्ट चार्जेस ये आपसे चार्ज करते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग फीस हो गई, पेमेंट गेटवे हो गया। इसी के साथ साथ अगर आप डीमैट चार्ज यूज करते हो तो वो भी आपको डीमेटलाइज करने के लिए जो जीरो चार्जेस चाहिए वो लगते हैं यहाँ पे। और जैसे ही आप चाहोगे यहाँ पे अकाउंट ओपन करना तो 5 मिनट के अंदर आपको फायर्स के अंदर अकाउंट ओपनिंग भी देखने को मिल जाती है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर हो जहाँ पे आप MTF का काफी ज्यादा यूज करते हो, तो जो फायर्स है ये आपके लिए काफी अच्छी ऐप होने वाली है। इसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है, प्लीज जाके वहां से चेक करना, और चाहो तो वहां पे साइन अप भी कर सकते हो। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और एनालिसिस करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड को। 5 साल के अंदर 27.53% के CAGR से रिटर्न निकले हैं, 3 साल के अंदर 29.53% के CAGR से, 1 साल के अंदर 22.85% के CAGR से रिटर्न निकले हैं। अगर आप AUM भी देखोगे तो एक लार्ज कैप का AUM आपको देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जब आप इसके की मैट्रिक्स देखते हो तो यहाँ पे जो PE रेशियो है ये अपने कैटेगरी के PE से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि ये एक ग्रोथ तरीके का म्यूचुअल फंड है। अब ये जो ग्रोथ तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं नॉर्मल केसेस के अंदर इनके PE ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं, लेकिन जब PE हाई हो जाता है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ग्रोथ मार्केट में तो PE एक्सपेंशन होता है, लेकिन जब मार्केट बेयर मूवमेंट में आती है तो एक्सपेंडेड PE कंप्रेस फॉर्मेट में चला जाता है। मतलब जो PE होता है वो कंप्रेशन मूवमेंट में आता है, जो कि इस समय पे जब बाजार में गिरावट है आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप मोतीलाल को कंपेयर करोगे उसके पेयर्स से, तो HDFC मिड कैप, कोटक इमर्जिंग और निप्पॉन इंडिया इसके दो मेन पेयर्स और कंपटीशन आपको देखने को मिल रहे हैं। 1 साल के अंदर जो रिटर्न मोतीलाल ओसवाल ने दिए हैं वो इसके जितने भी पेयर्स हैं वो आसपास भी नहीं दे पा रहे। 3 साल के रिटर्न्स भी देखोगे तो भाई जो कंपटीशन है उसको अंधे तरीके से बीट किया है। लाइव CAGR में भी अपने कंपटीशन को बीट कर दिया है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड ने। लेकिन आप ये समझो किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए अगर 1 साल या 2 साल बहुत अच्छा रहता है तो अपने पुराने पाप भी धो लेता है, क्योंकि भाई ये सारे के सारे रिटर्न CAGR के रिटर्न है, तो इस वजह से जो पुराने रिटर्न है वो भी ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। अगर हम स्कीम की भी बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है, 3rd लेवल पे आता है कॉम्पिटिशन के अंदर। एग्जिट लोड ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का है। ये तो हो गई मोटी मोटी स्कीम की बात। अब आपको पोर्टफोलियो को समझना है, क्योंकि अगर आप पोर्टफोलियो को समझ गए तो मोटे मोटे तौर पे म्यूचुअल फंड का स्टैंस क्या है वो आप समझ जाओगे, और उससे आपकी इन्वेस्टिंग थोड़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। जनवरी 2025 के हिसाब से इक्विटी के अंदर 78.41% के आसपास की इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी हुई है। अगर आप देखोगे कैश इनके पास 24.38 के आसपास आ चुका है, मतलब कैश इक्विवेलेंट इन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में -2.79% है, इसको आप कह सकते हो कि हेज करने के लिए इन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन किया होगा। अगर आप सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे जो कि लेटेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आईटी के अंदर 24.36% की होल्डिंग है, होम इलेक्ट्रॉनिक्स 7.9%, ज्वेलरी की बात करोगे 7.19%, केबल 6.62% के आसपास की। सो मोटे मोटे तौर पे अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो भाई एक हाई ग्रोथ सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय वाली बात तो नहीं है। अब बात करते हैं इनके स्टॉक्स की, क्योंकि यहाँ पे जो गेम है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अगर आप देखोगे पहला स्टॉक है इनके पास परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम क्या कोई बेकार स्टॉक है मेरे से पूछोगे? नहीं, परसिस्टेंट सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में से आता है। अगर हम इसके रिटर्न्स देखें तो इसने लास्ट करीब करीब 1 साल में 35% का रिटर्न दिए हैं, और इस समय पे करेक्शन मोड के अंदर चल रहा है और थोड़ी सी रिकवरी भी आई है। तो नेट नेट आप देखोगे 11% का करेक्शन है। दूसरा स्टॉक कोफोर्ज है। कोफोर्ज में भी सेमी तरीके का गिरावट आपको दिख रही है, कोई बहुत मेजर गिरावट नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स यहाँ पे एक कल्प्रेट है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा।
अगर आप 1 साल का रिटर्न्स देखते हो तो अभी भी 29% का रिटर्न है, लेकिन जो गिरावट आई है वो देखने लायक है। करीब-करीब 38% की गिरावट अभी भी दिख रही है और ये गई थी करीब-करीब 44% के आसपास की। तो आप ये मानो जो कल्याण ज्वेलर्स है वो एक मेजर कल्प्रिट है, क्योंकि जैसे ये न्यूज़ सामने आई थी 27,000 करोड़ के आसपास की वेल्थ गायब हो गई थी सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के अंदर। तो इस वजह से एक बर्डन बन चुका है कल्याण ज्वेलर्स। लेकिन प्रॉब्लम यहां भी खत्म नहीं होती। प्रॉब्लम ये है कि 74.96 मतलब 75 का जो पी है वो आपको अभी भी देखने को मिल रहा है। सो एक्सपेंसिव एरिया पे ही है। लेकिन आप ये समझो ज्वेलरी जो सेगमेंट होता है वो प्रिडिक्टेबिलिटी पे चलता है, लेकिन फिर भी 75 का पी थोड़ा सा हायर साइड तो है, ये हमें मानना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब मोतीलाल के अगर हम बाकी स्टॉक्स की बात कर ले, जैसे डिक्सन हो गया, ट्रेंट हो गया, पॉलीकैब हो गया, मैक्स हेल्थ केयर हो गया, भारतीय एयरटेल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, आपको ये समझना पड़ेगा भाई ट्रेंट इसमें भी 5% की होल्डिंग है। और जो ट्रेंट है इसमें भी ह्यूज मतलब बहुत ही ज्यादा गंदी करेक्शंस आपको देखने को मिल रही हैं। ऑल टाइम हाई से ये वाला जो स्टॉक है ये भी करीब करीब 40% के आसपास क्रैक कर चुका है और अभी भी जो पी है वो 91.8 का है। ये भी दिक्कत है। इसी के साथ साथ पॉलीकैब की भी बात करोगे तो ये भी तगड़ा स्टॉक है, लेकिन जो करेक्शन आया है उसके अंदर ये वाला स्टॉक भी करीब करीब ऑल टाइम हाई से 25% के आसपास डाउन दिख रहा है। तो क्या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के लेवल पे कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं स्टॉक पर्सपेक्टिव से बात करूं, बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मोतीलाल ओसवाल का जो पोर्टफोलियो है वो एक्चुअली सॉलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो बाजार है वो यहाँ पे करेक्शन में जा चुका है और जो स्टॉक है इसके अंदर वो एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। अब जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो हाई वैल्यूएशंस के साथ आते हैं और जब मार्केट में से मोमेंटम गायब हो जाता है कि भाई किसी भी प्राइस पे कोई भी इंसान स्टॉक को बाय कर रहा होता है, जब वो गायब हो जाता है, बाजार में गिरावट आती है, तो जो हाई ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो अप टू 30-40% तक गिर जाते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस हाई होती हैं। इसी के साथ साथ जब इकोनॉमी के लेवल पे इशू चलते हैं तो भाई ये जो कंपनीज जिनको हाई वैल्यूएशन मिली हुई है इनके रिजल्ट्स भी कहीं ना कहीं हिलने लगते हैं, जिस वजह से ये जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन इनको मिलता है वो एक्सपेंशन की जगह कंप्रेशन में मूव हो जाता है, मतलब वैल्यूएशन कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से भी बाजार इन सारे के सारे स्टॉक्स को मार मार के नीचे ले आता है और यही एक मेजर इशू है जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के साथ आपको दिख रहा है, क्योंकि जो वैल्यूएशंस है वो इतनी ज्यादा हाई हैं कि अब यहां से और एक्सपेंशन कितनी टाइम तक मिलता रहेगा ये क्वेश्चन हो चुका था। दूसरी चीज, यहाँ पे जो स्टॉक है उन्होंने भी जो रिजल्ट्स दिखाए लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर वो बहुत बहुत बुरे हैं और इसमें सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की दिक्कत नहीं है, ये ओवरऑल पूरी इंडियन मार्केट की दिक्कत है। सो अब आप बोलोगे भाई ये सारा ज्ञान तो बहुत अच्छा था लेकिन मैं करूं क्या, मुझे आप ये बताओ मोटे मोटे तौर पे। सो मैं आपको प्रो एंड कॉन बताता हूं और आपके हिसाब से ये अच्छा है या नहीं ये भी डिस्कस करते हैं। दूसरी चीज, जो इनका फ्रेमवर्क है वो काफी ज्यादा सॉलिड है अगर ये फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चले तो, और मुझे लगता है ये जो फ्रेमवर्क है ये बीच में थोड़ा सा लैग कर गया था इनके लिए और यही चीज आपको दिख रहा है बिकॉज आप जब प्राइस की बात कर रहे हो तो आपने एक्सपेंसिव प्राइस पे लिया, जो आपको कल्याण ज्वेलर्स के केस में दिख रहा है, जो आपको जोमेटो के केस में दिख रहा है। तीसरी चीज, मोतीलाल ओसवाल अगर आप XIRR निकालते हो या रोलिंग रिटर्न निकालते हो तो आपको हमेशा मोर और लेस बेंचमार्क को बीट करता हुआ ही दिखता है। तो कंसिस्टेंसी तो इस म्यूचुअल फंड के अंदर है, तो इस हिसाब से तो ये बढ़िया है। अगर किसी को 5 साल या उससे ज्यादा के लिए होल्ड करना है, क्योंकि देखो मिड कैप कैटेगरी अपने आप में ही काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है, जो आपको हर जगह सुनने को मिल रहा होगा और जो चीज रियलिटी भी है, उस कैटेगरी के अंदर भी मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव म्यूचुअल फंड है। सो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल या उससे ज्यादा का है, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये म्यूचुअल फंड अच्छा होगा आपके लिए। अब कुछ कॉन्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव की बात करूं मैं तो जो इसके स्टॉक्स हैं ये इतना ज्यादा करेक्ट होने के बावजूद, मतलब अप टू 30-40% की गिरावट के बावजूद भी एक्सपेंसिव हैं। अभी जो एक्सपेंसिव स्टॉक हैं इसके लिए 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहली चीज, अपने पोर्टफोलियो से एग्जिट कर दो। दूसरी चीज कि मोतीलाल ओसवाल इसको चर्न करके दूसरे स्टॉक सेलेक्ट करे। जो चर्निंग के चांसेस है वो मुझे थोड़े से हाई लग रहे हैं और जो चीज ये करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में जो पेटीएम था वो भी पहले बहुत मेजर चंक होल्ड करता था, जो कि आज की डेट में कम होता जा रहा है। सेम चीज जोमेटो के साथ दिख रही है। सेकंड मेन कौन आपको दिखेगा कि भाई मिड कैप कैटेगरी ही थोड़ी सी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। तो जब बाजार में मिड कैप इंडेक्स खुद ब खुद गिर रहा है तो उसके अंदर के जो म्यूचुअल फंड है उनका गिरना है जायज ही है, और जो म्यूचुअल फंड ज्यादा हाई पी के स्टॉक रखेंगे वो भाई ज्यादा ही गिरने वाले हैं। मेजर नेगेटिव आपको इसके अंदर दिख रहा है। थर्ड नेगेटिव जिसपे पूरी एएमसी टिकी हुई थी जो था QGLP फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क मुझे लगता है कुछ हद तक अवॉइड किया गया है इस वाली सिचुएशन के अंदर। किन के लिए ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं।
अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो यहाँ से करीब-करीब 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो मोतीलाल ओसवाल इन अ लॉन्ग रन आपके लिए एवरेज आउट रिटर्न निकाल देगा, जो ये दिखाता ही है क्योंकि इनका पोर्टफोलियो कॉन्संट्रेटेड है। सो एवरेज आउट रिटर्न निकल जाएंगे बिकॉज़ स्टॉक पर्सपेक्टिव से तो मुझे नहीं दिखता कि पोर्टफोलियो के लेवल पे ऐसा दिक्कत है। दूसरी चीज़, अगर आपको एक हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड चाहिए जो एक कॉन्संट्रेटेड बेट लेकर के आता हो, तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है, जैसे कि आपको क्वांट का मिलता था एक टाइम पे। तीसरी चीज, अगर आपको मोतीलाल ओसवाल एएमसी पसंद है तो भी आप इसको ले सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चौथी चीज, ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड है। सो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है 5 साल, 7 साल, 10 साल का, सो आपको उसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं किनको इससे एग्जिट कर जाना चाहिए। देखो, अगर आपको शॉर्ट टर्म की गिरावट से डर लगता है, सो भाई ये अभी गिरेगा और भी ज्यादा, ये चीज क्लियर है। इसके पीछे का सिंपल रीजन ये है, स्टॉक्स थोड़े से ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं। ट्रेंड आप देख सकते हो, परसिस्टेंस सिस्टम मुझे नहीं लगता ज्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन उसके बावजूद कल्याण ज्वेलर्स अभी भी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पॉलीकैब की वैल्यूएशंस की भी थोड़े से कंसर्न आ रहे हैं। जोमैटो, पेटीएम जैसे स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में है, तो वैल्यूएशंस हाई हैं। और जब मार्केट नीचे जाती है तो हाई वैल्यूएशन विथ पुअर रिजल्ट्स, ऐसे स्टॉक्स बहुत गिरते हैं। और इसके पोर्टफोलियो में जो भी है, इवन मैं बोलूंगा इंडिया में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं इस समय पे, वो कुछ खास नहीं आ रहे, जिस वजह से जो वैल्यूएशन है वो कंप्रेस होगी। सो अगर आप ये सोचो कि भाई शॉर्ट टर्म में नहीं गिरेगा, भाई ये अभी और भी थोड़ा सा ज्यादा गिरेगा अपने बेंचमार्क से, ये चीज क्लियर है जो कि इसका स्टॉक का पोर्टफोलियो बता रहा है। सेकंड चीज, अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड 2 साल या उससे कम है, तो भी इससे आपको एग्जिट फॉर श्योर कर जाना चाहिए। देखो, जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसने अभी तक बहुत अच्छे रिटर्न बनाए हैं और अभी भी नेट नेट आप पॉजिटिव में ही होगे, नेगेटिव में होने के चांसेस कम है अगर आप लास्ट 2 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो इसके अंदर। तो इस केस के अंदर अगर आप पॉजिटिव में हो और आपका 2 साल से ज्यादा का टाइम विजन नहीं है इस म्यूचुअल फंड को लेकर के, तो आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है 2 साल के अंदर ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है फॉर श्योर। थर्ड चीज, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो वोलेटिलिटी से डरता है, जिसको ग्रोथ म्यूचुअल फंड नहीं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो के साथ चाहिए था म्यूचुअल फंड, तो यार ये म्यूचुअल फंड नहीं है। क्योंकि आप देखोगे जो टॉप होल्डिंग है उसके अंदर मोटे मोटे तौर पे टॉप की 5 से 7 कंपनीज के अंदर इसका 30 से 40% का ओवरऑल ईवीएम चला जाता है। तो इस केस के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, जिस वजह से वॉलेटिलिटी इस म्यूचुअल फंड में हाई होने ही वाली थी। मेरी कोई भी आप एनालिसिस उठा लेना, मैंने आपको साफ साफ बताया था भाई वॉलेटिलिटी हाई होगी। तो अगर आपको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, जैसे बेंचमार्क गिर रहा है उससे ज्यादा ये गिर रहा है, तो भाई आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि ये वॉलेटाइल होने ही वाला है म्यूचुअल फंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन उसके बावजूद अभी भी कंफ्यूजन है। सो एक लाइन में समरी देता हूँ। हाई रिस्क इन्वेस्टर हो आप, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहिए, वॉलेटिलिटी झेल सकते हो और टाइम पीरियड 5 साल, 7 साल या 10 साल का है, इन्वेस्टेड रहो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में। ये सारी चीजें होती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं किसको बेचना चाहिए। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 साल या उससे कम का है, एग्जिट कर जाओ। दूसरी चीज, वोलेटिलिटी से डर लगता है, एग्जिट कर जाओ। तीसरी चीज, अगर आपको लगता है कि भाई शॉर्ट टर्म में और गिरेगा, उससे मुझे डर लगेगा, तो भी निकल जाओ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा ज्यादा गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इसके अंदर के स्टॉक्स ऐसे हैं। सो नेट नेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ से एग्जिट करना सही हो सकता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन एक मेजर कंसर्न रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री का है, मोतीलाल ओसवाल का अकेले का नहीं है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर एमटीएफ में इंटरेस्टेड हो तो फायर का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू।